Very good morning. Welcome to the Telegram live class. I'm your host, Dr. Mohan, and this podcast is brought to you by www.dentalexams.in, and it is associated with Dental Practice Manager, defining digital dentistry. So, let me टेल यू वन थिंग कि कुछ 2 दिनों से शायद हम टेलीग्राम लाइव क्लास एनीथिंग लाइक व्हाट्सएप वन लाइनर्स, डेली एमसीक्यू टेस्ट, वीकली एमसीक्यू टेस्ट, ज्यादा कुछ एक्टिविटी इस रिलेटेड हो नहीं पाई. मे बी लाइक आई थॉट कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशंस ना. जो भी कुछ ब्रोशर या एप्लीकेशंस या डिफरेंट टाइप ऑफ अदर एग्जामिनेशंस भी है और रिक्रूटमेंट के भी है, उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम देना जरूरी था रिगार्डिंग दैट. If you are listening right now, so very good morning. And if you are not able to let's say join the live classes anytime, तो आप Spotify पे अवेलेबल है वो all the podcasts and episodes. You can just listen to that thing. Just let me check कि हम क्या कर रहे थे. तो शायद आज की भी टेस्ट that is published right now because it was actually created on Friday और Thursday को की गई थी. ऑलमोस्ट फ्राइडे सैटरडे संडे के तीनों पोस्ट जो थे वो शेड्यूल थे. ओके, सो ट्राई टू गो थ्रू दैट ऑल्सो. शायद सेम ही टॉपिक है जो रिसेंट हमने पॉडकास्ट कवर किए थे, तो दोस टेस्ट विल बी श्योरली बेस्ड ऑन दैट. और आज का जो टॉपिक है फार्माकोलॉजी ऑफ लेट्स से एंटीवायरल एंड एंटी फंगल ड्रग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर, उसके ऊपर ही रहेंगे वो दोनों WhatsApp one-liners or MCQ test daily. So let's start. So pharmacology is a vital for understanding how drugs combat fungal and viral infections. And these pathogens differ significantly in their structure and replication, so necessitating the distinct therapeutic approaches. Okay. So antifungal pharmacology, उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं फंगल इन्फेक्शंस का फर्स्ट. So what are the different pathogens? So there is yeast, उसका एग्जांपल है कॉमन कैंडिडा, इसकी वजह से अच्छे खासे ओरल इन्फेक्शंस होते हैं. ओके, देन देयर इज अ मोल्ड, उसका एग्जांपल है एस्परजिलस, एंड देयर आर सम डायमॉर्फिक फंगाई आल्सो, फॉर एग्जांपल हिस्टोप्लाज्मा. और इसकी कॉमन कंडीशन है सुपरफिशियल एंड सिस्टमिक इन्फेक्शंस. ऑब्वियसली दोनों चीजें रहने वाली उसमें. ओके, तो सुपरफिशियल इन्फेक्शंस जो होते हैं कॉमन कंडीशन, उसमें डर्मेटोफाइटोसिस, और सिस्टमिक इन्फेक्शंस में आते हैं कैंडिडेमिया. अब इसके एंटी फंगल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन, उसका मैकेनिज्म जल्दी देख लेते हैं. सो फर्स्ट इज पॉलिन्स, फॉर एग्जांपल एम्फोटेरिसिन बी and nystatin. So these are the examples of antifungal drugs classified as pollins. और उसका mechanism simply होता है pollins bind to the ergosterol in the fungal cell membranes, creating pores that lead to cell death. Uses obviously amphotericin B is used for systemic infections, example cryptococcal meningitis. And nystatin, it is topically used for oral or cutaneous candidiasis. So pollins के examples for
ओरल और क्यूटानियस कैंडिडाइसिस इज निस्टैटिन, और सिस्टमिक के लिए हम यूज करते हैं एम्फोटेरिसिन बी. सो देयर आर सम साइड इफेक्ट्स ऑल्सो. So nephrotoxicity and electrolyte imbalances. So these are the two major adverse effects related to the pollens. Okay. Then we have a second class of antifungal drugs known as azoles. Like examples are fluconazole, itraconazole, and voriconazole. Okay. So what is the mechanism of this azole, which is an antifungal drug? So उसका mechanism है, it inhibits ergosterol synthesis by blocking inosterol 14 alpha demethylase. Or like its azoles are broad spectrum pharmacological agents against yeast and molds. Okay. और जैसे हमने देखा कि फ्लूकोनाजोल है, सो विच इज यूज्ड इन द क्रिप्टोकोकोसिस एंड कैंडिडाइसिस, एंड वेरिकोनाजोल इज आल्सो यूज्ड इन एस्परजिलोसिस. और अजोल्स हैव टिपिकल एडवर्स इफेक्ट जो होता है, दैट इज हेपेटोटॉक्सिसिटी और ड्रग्स इंटरेक्शंस वाया CYP450 इनहिबिशन. सो इसके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछे जाते हैं. So out of like all the antifungal drugs, so azoles जो होते हैं, they have hepatotoxicity and like CYP450 का inhibition भी वो करते हैं. Okay. और फर्स्ट वाला जो हमने देखा like pollens, they have nephrotoxicity and electrolyte imbalances. So ये दोनों चीजें हमने देख ली. थर्ड वाला है कुछ इकिनोकैंडिन्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. Like we are not very like going deep into these topics. Allylamines है, terbinafine इस पे हमसे भी पूछा जाता है. So terbinafine is also antifungal drug. और उसका मैकेनिज्म है कि it inhibits valine epoxidase, so disrupting ergosterol synthesis. और टीनिया पीडीज जिसे बोलते हैं डर्मेटोफाइटोसिस, उसमें ये पूछा जाता है. एंड अगेन टर्बिनाफिन आल्सो हैज हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड सम ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट्स. और बाकी के ड्रग्स है लाइक ग्राइसियोफोल्विन, सो व्हिच डिसरप्ट्स फंगल माइटोसिस बाय बाइंडिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन डर्मेटोफाइटोसिस. बस ये चीजें हमने देख ली, एलिनामाइंस, अजोल्स एंड पॉलिन्स. तो ये है आज का फर्स्ट वाला पार्ट था. ओके. राइट नाउ एक्चुअली आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जैसे हम देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, नोटिफिकेशन जनवरी का था, फर्स्ट वीक सबमिशन एप्लीकेशंस का एडिट विंडो थी, नेक्स्ट वीक थर्ड वीक तक वो थी. जनवरी के फर्स्ट वीक तक हमको एडमिट कार्ड से बाकी कुछ चीजें मिल जानी चाहिए थी सेकंड वीक तक, बिकॉज एक्सपेक्टेड डेट वाज 31 जनवरी ना. तो शायद कुछ उसमें लाइंस जो हेल्पलाइन मैंने पीछे शेयर की गई थी मेरे से, दैट वेर अबाउट लाइक दे वेर रिस्टोरिंग एंड लेट्स से कि वो कुछ काम कर रहे थे हेल्पलाइंस पे, because lot of calls must have been like there. आप सभी लोग, बाकी सभी लोग कंटिन्यूअसली उनको कॉल कर ही रहे होंगे. तो दैट वाज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन, प्रोबेबली रिगार्डिंग वही था, नीट एमडीएस के ही रहेंगे एस्पिरेंट्स who are actually continuously asking officials what is the exact schedule or the thing. तो उसके ऊपर कॉल शायद मैंने नहीं किया है. इफ यू हैव डन दैट, इफ यू हैव फॉलोड अप दैट पर्टिकुलर हेल्पलाइन, एंड इफ यू गॉट एनी अपडेट्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ब्रोशर्स और न्यू फॉर्मेट और ओल्ड फॉर्मेट, सो काइंडली डू शेयर. ईमेल तो आपको पता ही है, dentalexams.in @gmail.com, एंड व्हाट्सएप नंबर है 8975172145, दैट यू कैन जस्ट लाइक डू. अब इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स लाइक एंटीवायरल ड्रग्स. सो एंटी फंगल्स हमने देख लिए थे, अजोल्स इज मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिन्स भी है उसमें, और अब स्टार्ट करते हैं एंटीवायरल. सो बेसिकली उसके क्लासेस जो होते हैं वो रहते हैं न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स. देन वी हैव सेकंड वन प्रोटीएज इनहिबिटर्स, third one is reverse transcriptase inhibitors, and we also have integrase strand transfer inhibitors. We have entry inhibitors, neura
मीनिडेज इनहिबिटर्स, इंटरफेरॉन्स, ये सभी एग्जांपल्स है एंटीवायरल्स के। तो जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोटीज इनहिबिटर्स एंड न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस क्लास? सो असाइक्लोविर, valacyclovir and tenofovir. So these are the examples of antiviral drugs classified as nucleoside or nucleotide analogs. So what is the mechanism of these analogs? So they mimic natural nucleotides causing premature DNA chain termination. So uske uses hai, obviously acyclovir is used in the herpes simplex and varicella zoster infection. Tenofovir is used in HIV and hepatitis B, and इसका एक adverse effect है obviously nephrotoxicity. So nucleoside or nucleotide analogs, which are the antiviral drugs, they have a major side effect as a nephrotoxicity. और tenofovir वो तो दिखाता ही है. Then we are going to talk about protease inhibitors. So examples are ritonavir and lopinavir. So these are the examples of protease inhibitors. So mechanism of these antiviral drugs is they inhibit viral proteases necessary for the protein maturation, and they are specifically used for HIV. So protease inhibitors जो है they are used for HIV, और वो करते हैं वायरल जो भी प्रोटीएजेस होते हैं प्रोटीन मैचुरेशन के लिए, वो उसको इनहिबिट करते हैं. ओके. और फर्स्ट वाला जो था वो सिंपली मिमिक करते हैं नेचुरल न्यूक्लियोटाइड्स को. सो बेसिक उसमें प्रीमैच्योर डीएनए जो चेन होता है वो टर्मिनेट हो जाता है. सो third one is also important. So reverse transcriptase inhibitors, RTIs. So examples are zidovudin and efavirenz. So they are specifically used in the treatment of HIV. और उसका mechanism है they block reverse transcriptase enzyme. Okay. So adverse effect है उसके bone marrow suppression, specifically of zidovudin, and they also have some CNS effects. So HIV का जो भी कुछ इन्फेक्शन है ओरल पैथोलॉजी में, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस एंड ऑल दैट स्टफ, पैथोलॉजी में भी उसका आता है. सो उसके रिगार्डिंग फार्मेकोलॉजी जिडोवुडिन की इंपॉर्टेंट है. ओके. एंड वो है RTIs, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स. बाकी के शायद कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट इंटरफेरेंस देख लेते हैं. सो उसका मैकेनिज्म है दे स्टिमुलेट immune responses against virus, and their interferons are used specifically in hepatitis B and C infections. Okay. और कभी कभी इसमें रेजिस्टेंस हो जाता है एंटीवायरल ड्रग्स में. सो म्यूटेशन इन द वायरल एंजाइम्स अगर हुआ लाइक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में या न्यूरामाइनिडेज में, तो देयर इज अ रेजिस्टेंट थिंग. और कभी कभी सिंपली रिड्यूस ड्रग एक्टिवेशन भी हो जाता है. सो थाइमिडिन काइनेज म्यूटेशंस जो होते हैं हर्पिस में, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ काइंड ऑफ लाइक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म हो जाता है उसमें. तो बेसिक हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं राइट नाउ व्हाट वी हैव कवर्ड. सो एंटी फंगल वर्सेस एंटीवायरल थेरेपीज, उसके एस्पेक्ट्स क्या है, टारगेट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है. तो सिंपली फर्स्ट वाला जो एंटी फंगल, उसका टारगेट होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, अर्गोस्टेरॉल, दिस काइंड ऑफ थम. और एंटीवायरस का ऑब्वियसली वायरल एंजाइम्स एंड रेप्लिकेशन स्टेप्स जो होते हैं. और सिंपली हम देख लेते हैं कि एंटी फंगल जो है उसका चैलेंज क्या है ड्रग्स का. सो टॉक्सिसिटी तो ह्यूमन सेल्स, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हमने देख ली, हेपेटोटॉक्सिसिटी देख ली, दैट इज अ चैलेंज व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटीफंगल ड्रग्स. और एंटीवायरल ड्रग्स अगर देते हैं, सो होस्ट एंड सेल इन्वॉल्वमेंट, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइक चैलेंज इन एंटीवायरल थेरेपीज. ओके. और रेजिस्टेंस जो होता है, तो इफ्लक्स पंप्स एंड टारगेट म्यूटेशंस अगर हुए एंटीफंगल्स में, तो दैट इज अ रीजन फॉर रेजिस्टेंस. और वायरल म्यूटेशंस जो होते हैं ऑब्वियसली, तो उसमें वो होते हैं. So understanding this pharmacology of the antifungal and the antiviral agents is essential for the effective treatment and the resistance management. Okay. And advancements in drug development continue to address these challenges which are posed by the not only like fungal and viral infections but also by the drug administrations. Okay. So hopefully you are finding it very useful. Live classes जो भी हम right now कर रहे हैं conduct, पर्सनली तो मुझे तो उसमें हेल्प ही हो रही है.
because I'm also going to let's say कि इस बार भी मैं क्या करने वाला हूँ, वो एग्जाम देने ही वाला हूँ, जस्ट लाइक लास्ट ईयर भी मैंने दी थी, उसके पहले भी दी थी. So it is just like sort of a self study ही है मेरा, and I'm trying to just like engage each and everybody of this community. So thanks for being there since 2022 MPSC ग्रुप बी डेंटल सर्जन के एग्जाम के प्रिपरेशन की रिलेटेड ग्रुप क्रिएट किया गया था, and it was like it's a very good experience. It's one of the best life experiences any healthcare professional can have while practicing and while doing self study also, to get such let's say not huge but very quality wise responses कि आप इतने सारे लोग इसमें engage हो रहे हो since like almost 1000 days have passed. So it's a sort of a busyness for me, busyness in the sense कि मैं खुद को busy तो रखता ही हूँ, but also I like it's just a sort of like a platform for me कि इसमें मुझे लगता है कि as a personal growth भी मेरी होती है, professional भी, like we are just like entering into the new world कि सभी चीजें ये जो चीजें है, like we have to actually focus more on those things also. So thank you for that once again. Let's see कि local anesthesia हम पढ़ते हैं, like just I said कि last time we have covered general anesthetic agents on Friday, but we were not able to just like let's say कि उसको cover record नहीं किया गया था. So let me just like start again. Local anesthesia छूट गया था उसमें, so we are covering right now that thing. Okay. So local anesthetic agents, these are the drugs that reversibly block nerve conduction in specific area of the body without causing a loss of consciousness, and they are used for the minor surgical procedures like dental treatments and pain management. Okay. So classification of local anesthetic. So they are classified as like esters and amides. So this is based on chemical structures. So local anesthetics which are chemically esters, they are procaine, cocaine and tetracaine. While local anesthetics which are chemically amides, so they are lidocaine, bupivacaine and ropivacaine. Okay. Or based on drugs of action, like duration of action. So procaine is a short acting local anesthetic, while bupivacaine and ropivacaine, these are the long acting local anesthetic, while lignocaine is a intermediate acting local anesthetic. ठीक है. So mechanism है, local anesthetics block voltage gated sodium channels or on neuronal membranes, preventing the influx of the sodium ions. So this basically inhibits depolarization and the propagation of the action potentials, so resulting in the loss of sensation in the affected area. और उसकी specificity है like these local anesthetics preferentially block small and unmyelinated fibers, that is pain fibers, before large myelinated fibers, that is motor fibers. Okay. What are the different factors affecting local anesthetic actions? So first is lipid solubility. So higher lipid solubility increases potency and duration of action. So MCQ इस पे पूछा जा सकता है. So the local anesthetic agents which have higher lipid solubility, they increases, like they have very good potency, better potency. Duration actions भी उसका होता है ज़्यादा. Then pKa. So most local anesthetic agents have pKa of 7.5 to 9. And so those closer to physiological pH, that is 7.4, to have a faster onset. Then we also have like protein binding जो होता है. So greater protein binding prolongs the duration of actions, obviously. And tissue pH, last one. So acidic environments, that is infections, they reduce the efficacy due to the ionization of the drug and making it harder to penetrate the nerve membranes. So lipid solubility, pKa, protein binding,
tissue pH. So these are the factors which affects the actions of local anesthetic agents. Okay, then we have let's say absorption है उसका, distribution है, इस ये काफी simple सा है, but like we are also going to revise that. So local anesthetics are absorbed based on the vascularity at the site of the injection and the addition of the vasoconstrictor, that is adrenaline. And local anesthetics bind to plasma proteins such as alpha 1 acid glycoprotein. So that was about distribution. Or simply metabolisms, as there are two drugs, two classifications na? So esters and amide, so they're surely going to have different metabolism at different sites. So local anesthetics, which are esters, they are hydrolyzed by the plasma cholinesterase. So that is the metabolism of ester local anesthetics. While there are local anesthetics which are amides, they belong to this class. So they are metabolized in the liver by cytochrome P450 enzymes. Okay. Or excretion hai, simply they are primarily excreted via kidneys only. Okay. अब commonly used local anesthetics देख लेते हैं. Lidocaine, which is as mentioned previously, it's a intermediate acting local anesthetics having a rapid onset, and it is used for the infiltration, it is used for the nerve block, it is used for the epidural anesthesia, and maximum dose जो होते हैं 5 mg per kg without adrenaline, while 7 mg per kg with adrenaline. So this is very important. Lidocaine का जो भी कुछ है maximum dose. Okay. Then we have bupivacaine, which is a long acting pharmacological agent but having a slow onset, and bupivacaine is used for spinal and epidural anesthesia, and specifically bupivacaine is known for its cardiotoxicity at high doses. So ये भी अच्छा खासा सेकंड या थर्ड एमसीक्यू आज हमने कवर कर लिया कि bupivacaine is is related to the cardiotoxicity if it is administered at the high doses. Okay. Then ropivacaine, similar to bupivacaine but with less cardiotoxicity, and it is preferred in obstetric anesthesia. So pregnancy related जो भी कुछ होते हैं उसमें ropivacaine क्यों यूज होता है, because it's similar to bupivacaine, slow action है but let's say long acting है, but it has less cardiotoxicity. Okay. Then we have procaine, which is a short acting ester and used less frequently due to the hypersensitivity reactions. While cocaine, it's unique due to its vasoconstrictive properties, and historically it was used for the ENT procedures. So what are the different adjuvants to the local anesthesia? So obviously adrenaline is used as a vasoconstrictor because it has some advantages. So adrenaline basically when used with the local anesthesia agents, they reduce systemic absorption. Adrenaline also prolongs the duration of action, and it also minimizes the systemic toxicity. Then we have sodium bicarbonate as a component रहता है उसका, so it increases the pH of the solution and it helps in speeding the onset. Okay. Then we have clonidine or dexmedetomidine, so it prolongs the analgesic effect by acting on the alpha 2 adrenergic receptors. ये तो मैंने पहली बार पढ़ा है, but most importantly adrenaline and sodium bicarbonate. So sodium bicarbonate increases pH, while vasoconstrictor जो है adrenaline, it prolongs the duration of action, it reduces the systemic toxicity, and that was all about, let's say, thing. अब उसके adverse effects भी हम देख लेते हैं. So central nervous system जो होते हैं उसके कुछ side effects रहते हैं. So they are like drowsiness, डिजीनेस हो सकता है, टेनिटस हो सकती है, एंड सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं, सीजर्स एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. सो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट्स. ठीक है, माइल्ड भी, अर्ली भी और सीवियर भी. Then we have cardiovascular system, so bradycardia and hypotension. So these both things can happen. So bupivacaine, it is notorious for severe cardiotoxicity. Then we have hypersensitivity reactions also. So they are common with ester-based LAs due to PAVA derivative. So para amino benzoic acid derivatives जो होते हैं
ester based, so they have a typical adverse effect of hypersensitivity reactions. And also like methemoglobinemia jo hai, which is associated with the prilocaine. So these were the basic and common let's say adverse effects related to that. अब क्लिनिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं. लाइक टॉपिकल एनेस्थेसिया इज इम्पोर्टेंट. EMLA क्रीम जो होती है कोकेन एंड लीडोकेन की, उसके ऊपर एक कॉन्सेंट्रेशन के रिलेटेड काफी अच्छा एमसीक्यू पूछा गया है. सो व्हाट आर द exact composition of that particular cream which is used as a topical anesthesia? So what are the components? So cocaine, lidocaine and uska composition. Then infiltration anesthesia जो होता है for minor surgical procedures, so lidocaine उसमें use हो जाता है. And for nerve block anesthesia, so dental जो भी हम inferior alveolar nerve block देते हैं उसमें भी अच्छा खासा use हो जाता है. Then we have epidural and spinal anesthesia. So bupivacaine, ropivacaine, these are used for the obstetric and lower limb surgeries, while IV अगर देना पड़ता है like bear block, so it's given like lidocaine without adrenaline. So intravenous regional anesthesia अगर देना है, which is also known as bear block, BIER, bear block, so in which lidocaine but without adrenaline is used. Okay, so these are the simple things. अब 10 considerations देख लेते हैं in pregnancy. रोपिवाकेन and lidocaine are preferred due to its safety. बस. और पीडियाट्रिक में जो है वो डोजेस आपको एज और वेट के हिसाब से देने पड़ते हैं. सो कंक्लूजन हो गया. सो लोकल एनेस्थेसिया आर इनवैल्यूएबल इन द मॉडर्न मेडिसिन फॉर द पेन मैनेजमेंट and the minor surgeries, and understanding their pharmacology basically helps in optimizing their use, minimizing adverse effects and improving patient safety. Okay, so hopefully शायद ये फर्स्ट वाला सेशन में एंड करके देख लेता हूँ. इट्स नॉट गोइंग टू एंड, बट लास्ट टाइम कैसे हुआ था कि वीडियो जब भी मैं लेट्स से कि कुछ रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें क्या हो जाता है, लाइक समथिंग हैपन्स कि उसमें सिर्फ ऑडियो ही कभी कभी रिकॉर्ड हो जाता है, नॉट द वीडियो. समटाइम्स कुछ भी नहीं हो पाता है. सो आई विल ट्राई टू जस्ट लाइक एंड दिस फर्स्ट पार्ट, बट वी विल कीप कंटिन्यूइंग द लाइव क्लास.